अक्सर स्टॉप साइन या बैरिकेडेड रोड्स पर सफ़र नहीं करना चाहिए, ये पापा बोला करते थे। पर क्यों? वो कहते हैं ना कि कुछ भी करने से रोका जाए तो वो काम ज़्यादा करने का मन करता है। तो कुछ ऐसा ही मैंने और अमन ने किया, जो शायद हमें नहीं करना चाहिए था, जिसकी गलती का खामियाजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। वो शाम मैं कैसे भूल सकती हूँ। काफ़ी खुश थे हम। वैशाली और अमन की, यानी हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी थी और पार्टी तो बनती थी। गुड़गांव में खुशनुमा शाम बिताकर हम घर की ओर चल दिए और हमारे घर को जाने वाली रोड दिल्ली कैंट से होकर गुजरती थी, जहाँ की खौफनाक कहानियों में मेरा बचपन गुजरा है। तो सोचा अमन को भी एक आध कहानी सुनाई जाए, थोड़ा उसे भी डराया जाए। कहानी सुनकर वो हंस दिया। उसके लिए ये सब बकवास था, सिर्फ काल्पनिक घटनाएं। पर क्या अमन सही था? क्या सच में सब काल्पनिक है या किसी गहरे राज को छुपाने की कोशिश? ये ख्याल काफी तंग किया करता था मुझे। पर उस दिन न जाने क्या हुआ कि मैं दिल्ली कैंट की रहस्यमय कहानियों का खुलासा करने की जिद कर बैठी। अमन भी कौन सा कम था, वो भी इन चीजों में इंटरेस्टेड रहता था। मेरे ये कहने भर की देर थी कि उसने कार दिल्ली कैंट की तरफ मोड़ दी। टाइम लगभग सुबह के 2 बजे का था। मैंने मजाक में अमन को चुड़ैलों से दूर रहने को कहा तो उसने किसी भी चुड़ैल को गले लगाने की बात कर डाली। ये सुनकर हम दोनों हंस दिए। पर क्या मालूम था कि मेरा ये मजाक मुझ पर कितना भारी पड़ जाएगा। घूमते घूमते हम अब काफी अंदर आ चुके थे, उन गलियों में जहां पर न कोई बंदा था और ना ही कोई जानवर। यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। फ़ोन पर नेविगेट करने की कोशिश की तो नेटवर्क भी ना के बराबर आ रहे थे। इतने घने अंधेरे के बीच चारों तरफ सन्नाटा देख मुझे घबराहट सी होने लगी थी। पर अमन का साथ काफ़ी था इस डर को भगाने के लिए। अमन ने अचानक से कार को सड़क के बीचों बीच रोक दिया। आई नीड टू पी, इट्स अर्जेंट यार। और वो तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकल गया। कार में अकेली बैठ अब डर मुझे घेरने लगा था। पता नहीं यार, इसको भी अभी जाना था क्या इस टाइम पर? मैंने उसे झट से फ़ोन लगाया कि जल्दी वापस आए वो, पर उसका फ़ोन तो गाड़ी में ही बज पड़ा। अमन के बजते फ़ोन से ध्यान हटा ही रही थी कि कार की छत से आई धड़ धड़ की आवाज़ ने मुझे एकदम से चौंका दिया। मैं नहीं समझ पाई कि वो आवाज़ किस चीज़ की थी और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं बाहर उतर कर देख पाऊँ कि वो आवाज़ क्यों आई। पर उस टाइम मेरी सांस थोड़ी कम चल रही थी, मानो ये अंधेरा मुझे अपने अंदर खींच रहा हो और मैं बेबस लाचार कुछ नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि अब मेरी आवाज़ भी खो सी रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बास्केटबॉल से खेल रहा हो। अमन को अब गए आधा घंटा हो गया था और मैं गाड़ी के दरवाजे को पकड़ के बैठी थी। ऊपर से आ रही आवाज़ मेरे अंदर घुस के मुझे चीर रही थी। उस तेज़ एसी में भी मैं पसीने से भीग चुकी थी। सर हल्का महसूस होने लगा था, ऐसा लग रहा था कि बेहोश हो जाऊंगी। पर उसी टाइम पीछे से एक कार आकर रुकी। मालूम नहीं उस कार में कौन था, पर उस कार को देखकर मेरी जान में जान आई। बहुत हिम्मत जुटाकर मैं गाड़ी का दरवाज़ा तेज़ी से खोलकर पीछे वाली कार की तरफ भागने लगी। गाड़ी के पास पहुंचकर देखा कि वो तो पुलिस की कार थी। पुलिस को देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। उनसे मैं अमन के बारे में बोलने ही वाली थी कि उन्होंने मुझे इशारे में वहीं चुपचाप खड़े रहने को कहा। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो पुलिस वाला ऐसा इशारा क्यों कर रहा था। वो कह रहा था कि पीछे मत देखना और चुपचाप आंखें बंद करके गाड़ी में बैठ जाओ। 100 सवाल थे उस टाइम। सबसे ज़रूरी था कि अमन कहाँ है। उनके मना करने के बाद भी मैं खुद को रोक नहीं पाई। पीछे मुड़कर अपनी कार की तरफ देखा तो पाया कि एक काफ़ी लंबी चुड़ैल औरत, जिसका चेहरा मानो किसी पत्थर से मार मार के ख़राब कर दिया गया हो, जिसके बाल हर जगह बिखरे थे, अजीब से कपड़े पहने वो कार की छत पर खड़े होकर मेरे अमन के सर से खेल रही थी।